हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्लास 12 के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको परासरण दाब के बारे में बताना है। परासरण दाब क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। तो सबसे पहले परासरण दाब निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं उस फॉर्मूला को बताती हूँ। तो देखिए, परासरण दाब को हम पी या पाई किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको कहीं कहीं पाई मिलेगा, कहीं कहीं पी मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। उसे हम परासरण दाब ही कहते हैं। तो इस इक्वल्स टू होता है CRT। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है P = N/V/RT। देखिए यहाँ पर जो N/V है, N/V ही C होता है, तो डायरेक्ट वो C रख देते हैं। तो यहाँ पे C क्या है, तो यहाँ पे C है सांद्रता। जो हमारा विलयन है उसकी सांद्रता दे रखी है। T यहाँ पर ताप होता है, सबको पता होता है, और R यहाँ पे गैस नियतांक होता है। तो हमारे पास देखते हैं हमें P निकालने के लिए CRT इन तीनों में से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए, ताप, इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें ताप दे रखा है। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि वो नियतांक है, तो हमें आर की वैल्यू भी दे रखी है। और सांद्रता यहाँ पर बोल रहा है यूरिया के m/10 विलियन का। m/10 विलियन का मतलब है मोल। तो यहाँ पे जो हमारा विलियन है उसकी सांद्रता हमें 10 दे रखी है। ठीक है, तो ये m/10 का मतलब यही था। तो हमारा C कितना है, 10 है। आर कितना है, 0.0821। अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यू ना दे रखी हो तब भी आप समझ जाइएगा कि आर की वैल्यू 0.0821। इसका आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब हमारे पास जो टी है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 27 डिग्री, तो इसे हमें चेंज करना है केल्विन में। तो केल्विन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसका 273 से। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो ये हमारा केल्विन में आ चुका है। इतना आपका योग समझ में आया हो। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे अपना P। तो यहाँ पे हमारा परासरण दाब कैसे निकलेगा, CRT। C कितना है हमारा 10, मल्टीप्लाई कर देंगे। R कितना है हमारा 0.0821, और हमारा T कितना है 300 केल्विन। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम एक पॉइंट हटाएंगे और 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 3 0 कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ आ गया हमारा 10, और इस टाइम का अगर हम करेंगे इसका डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा 82.1। तो ये यहाँ पर हमने 3 0 से 3 0, 2 0, 3 0 से कैंसिल कर दी, 3 0, और यहाँ बचा 821। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 82.1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए 82.1 मल्टीप्लाई में 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3 एकम 3, पॉइंट लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 8 दिया 24। तो हमारा आंसर हो गया 246.3। तो हमारा परासरण दाब निकल कर आ गया है 246.3। ओके, सो ईजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका परासरण दाब, तो इसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, सेम परासरण दाब ही निकालना था। इसमें परासरण दाब ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसे हम देखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P = CRT। और मैंने आपको बताया था ये C कहाँ से आता है, तो C आता है हमारा P = N/VRT से। ठीक है, आपको समझ में आया हो इतना चीज़ कि हमने तो पहले ही पढ़ रखा था। P = क्या होता है हमारा, N/V होता है। P = क्या होता है, N/V। तो P = N/VRT हो चुका है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो R होता है वो तो कांस्टेंट होता है, 0.0821 इसकी वैल्यू रहती है। और जो हमारा T है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप है। इसका मतलब क्या है, T हमारा सेल्सियस में, ऐसे हम केल्विन चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, 273 का प्लस करना पड़ेगा। तो 273 प्लस करेंगे 0 में, तो 273 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 273 केल्विन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सांद्रता नहीं दे रखी है। यहाँ पे हमें वेट दे रखा है ग्लूकोज का 20 ग्राम, और हमें आयतन दे रखा है 80 ml, मतलब 80 मिलीलीटर जल में घोलकर। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, जहाँ पर N/VRT है। हमारे पास V है, R है, T है। अब ये N क्या है, तो यहाँ पर जो N है वो है मोलों की संख्या। क्या है, मोलों की
संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या मोलों की संख्या फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, भार बट्टे अणुभार से। कैसे निकालते हैं, भार बट्टे अणुभार से। तो यहाँ पे भार कितना हो गया हमारा, भार मतलब यहाँ पे जो विलय है हमारा 20 ग्राम, उस 20 ग्राम ग्लूकोज, तो उसका हम भार ले लेंगे 20, और अणुभार हम निकालते हैं उसके फॉर्मूले के थ्रू। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए C6H12O6। तो इसके हम हर एलिमेंट का परमाणु भार रखेंगे और उसको प्लस कर देंगे। लाइक कार्बन का होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ऐसे ही हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, O का होता है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। इसे आप प्लस करके देंगे तो इतने आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना हो गया 1/9। तो ये हमारे आ गई n की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो P इक्वल्स टू n क्या है 1/9, और हमारा V क्या है, V है हमारा 80। उसके बाद हमारा R क्या है 0.0821, और T क्या है 273 केल्विन। तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है पूरी इक्वेशन, पूरी कैलकुलेशन को, और आपका P आराम से निकल कर आएगा। तो आप बताइएगा करके कि क्या आपका आंसर आया है कमेंट में, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि परासंद आप कैसे निकालते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 58.5 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना करनी है। मोलरता होती क्या है, इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप उन प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैंने हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी, तो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिएगा अच्छे से, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल M से। तो जहाँ जहाँ कैपिटल M आएगा इसका मतलब वो मोलरता है। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा मतलब कि बट्टे में विलयन का आयतन, ठीक है। यहाँ क्या है, विलय का है, तो विलय क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में होता है। हमारा पूरा विलय और विलायक दोनों से मिलके विलयन बनता है, और विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय बोलते हैं। आपको समझ में आया हो, तो ये हो गया विलयन का आयतन। तो ये है हमारा आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विलय के मोलों की संख्या। तो हमारा विलय क्या है यहाँ पर, तो हमारा विलय है यहाँ पर NaCl। तो यहाँ है NaCl, और NaCl का हम क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। अब वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू होता है भार बट्टे में अणुभार। क्या होता है, भार बट्टे में अणुभार। तो भार हमेशा आपको दे रखा होता है और अणुभार आपको निकालना होता है। तो भार कितना दे रखा है 58.5 ग्राम, NaCl का भार दे रखा है 58.5 ग्राम। अणुभार कैसे निकालेंगे, तो Na और Cl दोनों के परमाणु भार को हम जोड़ देंगे। तो Na 3.5 और Cl का होता है 35, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक मिनट मैं लिख देती हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका 58.5। तो ये आ गया मोलों की संख्या। 58.5 भार है और अणुभार 58.5 निकल कर आया है, ठीक है। आ गया समझ में। अब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 200 ml जल में घोला गया है। तो विलयन का आयतन कितना है 200 ml। अब ये जो ml में है उसे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 का डिवाइड। तो देखो M इजिकल्स टू क्या है, मोलों की संख्या, जो क्या आया था हमारा, देखो 58.5 है, 58.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और यहाँ पे कटेगा एक बार। मैं यहाँ पे आपको काट के दिखा रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको पेपर में डायरेक्ट 1 लिखना है, आपको कुछ भी संख्या काटनी नहीं है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आ गई हमारी मोलों की संख्या 1। अब देखिए विलयन का आयतन है कितना 200, और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 1000 का डिवाइड कर देंगे। अभी 1000 जो है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1000 और अपॉन में 200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ आ गया हमारा 5। तो ये है हमारी मोलरता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 5। और मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 5। इसकी इकाई कितनी होती है, इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से 2 मिनट के अंदर अंदर हो गया होगा। बस आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसकी इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, हमें निकालनी है हाँ क्वेश्चन क्या है,
भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलरता। पहले क्या था, मोलरता, और अब क्या है, मोलरता। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मोलरता को हम शो करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है इसका फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या, यहाँ भी विलय के मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ आ जाता है बट्टे में विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे विलयन का आयतन होता है, यहाँ विलायक का द्रव्यमान होता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़। तो ये है हमारा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में, ये है हमारा किलोग्राम में। वहाँ विलयन का आयतन था जो लीटर में था, और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है जो किलोग्राम है। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी है, किसके, विलय के। तो यहाँ पे हमारा विलय क्या है, यहाँ हमारा विलय है कास्टिक सोडा, जिसको हम शो करते हैं NaOH से। तो मोलों की संख्या क्या निकल कर आएगी, मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू भार बट्टे में अणुभार। मैंने फिर से आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, भार बट्टे में अणुभार। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो भार दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे भार दे रखा है, भार अनुसार 20% कास्टिक सोडा। इसका मतलब जो हमारा टोटल विलयन है वो 100% का होगा। उस 100% में से हमारे पास 20% विलय आ गया। इसका मतलब क्या, 80% हमारा विलायक हो गया। तो हमने यहाँ मान लिया कि हमारा जो विलायक है वो जल है, जो 80 ग्राम है, और जो हमारा 20 ग्राम है वो हमारा कास्टिक सोडा है। तो इसका मतलब क्या, जो विलय का भार है वो हमारा 20 है, और जो हमारा 80 ग्राम है वो विलायक का भार है। अब अणुभार कैसे निकालते हैं, तो अणुभार निकालते हैं हम उसके फॉर्मूले के थ्रू। तो कास्टिक सोडा को हम NaOH बोलते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है। तो देखो, Na का परमाणु भार होता है 23.5, O का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, प्लस करने के बाद 40। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये कितना आ गया, 1/2, जो हमारा क्या है, मोलों की संख्या है। अभी हमारे पास मोलों की संख्या आई है, हमें अब क्या निकालना है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 80 ग्राम, लेकिन इसे हमें चेंज किस में करना है, इसे हमें चेंज करना है किलोग्राम में। जिसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो हमारा स्मॉल m कितना निकल कर आएगा, विलय के मोलों की संख्या हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर हमारी विलय के मोलों की संख्या आई थी 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2, और अपॉन में क्या था, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000। क्यों किया है, क्योंकि हमें ये कन्वर्ट किया है किलोग्राम में। अब देखिए, बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से, और ऊपर नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1000, और अपॉन में आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 80। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा 50 टाइम, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा टोटल करके 6.25। ठीक है। इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो 6.25 आएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारा स्मॉल m कितना निकल कर आया, 6.25। इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। उसकी क्या थी, मोल प्रति लीटर, और इसकी है मोल प्रति किलोग्राम। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। देखो, यहाँ पर हमने बस मोलरता निकाली। तो मोलरता कैसे निकाली हमने, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। और मोलरता कैसे निकाली थी, विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रवास ज्ञात कीजिए। तो हमें मोल प्रवास ज्ञात करना है, जैसे हम शो करते हैं x से। तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, XA और XB। XA का मतलब क्या है, यहाँ पर XA का मतलब है, XA का मतलब है विलय का मोल प्रवास। ये आपके ऊपर है कि आप XA क्या मानते हैं। तो हमने यहाँ पे विलय का मोल प्रवास मान लिया कि हम विलय का मोल प्रवास XA से शो करेंगे। तो अगर विलय का मोल प्रवास हम A से शो कर रहे हैं तो XB से हम शो करेंगे विलायक का मोल प्रवास। तो देखो, इसमें दोनों में सिंपल है, मोल प्रवास निकालना सबसे ईजीएस्ट है। यहाँ पे पूरे न्यूमेरिकल से सबसे ईजी न्यूमेरिकल यही है। क्यों, क्योंकि मोल प्रवास में सिर्फ हमें क्या निकालना होता है, मोलों की संख्या। अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी आती है तो आप मोल प्रवास ईजिली निकाल लेंगे। तो देखो, मोल प्रवास निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अगर हमें XA का निकालना है तो यहाँ आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या। विलयन का मतलब क्या है, यहाँ पर विलायक प्लस विलय, दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही XB का मतलब भी क्या है, तो XB का मतलब भी यहाँ पर यही है कि विलायक के मोलों की संख्या
ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन का कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की। चलो फिर हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मोलों की संख्या। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो हम दोनों विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक्स ए मतलब विलय, तो विलय क्या है यहाँ पर देखो, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। तो मैंने आपसे कहा था जो कम मात्रा में होता है वो हमारा विलय होता है। तो कम मात्रा में कौन है, जल, तो जल क्या हमारा हो गया, विलय। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे मोलों की संख्या। क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या। इस तरह दूसरी तरफ हमने एक्स भी ले लिया, हमारा क्या है वो एथिल एल्कोहल, क्या है एथिल एल्कोहल, जो हमारा क्या है विलायक हो गया, क्योंकि ये अधिक मात्रा में है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भार बटे में अणुभार। हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ आ गया भार बटे में अणुभार। तो सबसे पहले हम भार निकालेंगे किसका, हमें अगर विलय का निकालना है तो जल का भार जो है हमें दे रखा है 72 ग्राम। क्या दे रखा है, 72 ग्राम। तो यहाँ आ गया 72 बटे में अणुभार। तो अणुभार क्या है यहाँ पर, अणुभार हम निकालते हैं उसके फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जल का H2O होता है, तो H होता है 1 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 16 आ गया। तो 2 एकम 2 और 16 2 18, कितना हो गया जल का अणुभार 18। तो यहाँ आ गया 18। तो जो XA है मतलब विलय का मूल प्रवाह निकालने के लिए हमें जो चाहिए थे विलय के मूलों की संख्या, वो कितनी आ गई, 18 चौक 72। तो यहाँ आ गया 4। तो हमारा जल की मोलों की संख्या कितनी आ चुकी है, 4। क्या आ चुकी है, 4। तो हम एक साइड में से लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं विलय के मोलों की संख्या कितनी आ गई है, 4। अब हमें निकालनी किसकी है, विलायक की। तो सेम इसी प्रोसीजर को हम निभाएंगे, मैं दूसरे पेन से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें निकालना है विलायक की मोलों की संख्या। तो देखो विलायक क्या है हमारा, एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। तो इसका पहले हम अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार कितना दे रखा है, देखो अणुभार हमें निकालना है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन का जो होता है एटमिक 12 होता है, एटमिक वेट 12 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 16 और प्लस में 1। तो 12 दूनी 24 और 5 प्लस में 17। तो कितना आ गया टोटल, 17 5 22, 22 से 24 46। इसका कितना आ गया 46। तो हमारा एथिल अल्कोहल का अणुभार आ चुका है 46। तो इसे हम थोड़ा दूसरे पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो हमारा एथिल मतलब विलायक था, विलायक के तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई है हमारी, थोड़ा सा वहाँ पे मैसअप हो गया था, लेकिन आपको अगर समझ में आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए भार बट्टे में अणुभार। चाहिए नहीं चाहिए, हमें पता है कि मोलों की संख्या निकालने का भार बट्टे अणुभार होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर भार कितना है, यहाँ पर भार कितना है हमारा, तो एथिल अल्कोहल का भार हमें दे रखा है 92 ग्राम। तो यहाँ पर आ गया भार 92 ग्राम और अणुभार हमने निकाला था अभी क्या कि 46। तो हमारा 46 आ गया। अणुभार निकालते कैसे हैं, उसकी जो अणुभार है वो हम निकालते कैसे हैं, तो जो हमें हमारा विलायक है मतलब जो भी हमें विलायक दे रखा है उसके फॉर्मूले में जो भी ईच एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट को रखते हैं और जितने अगर उनके पास मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई 2 मॉलिक्यूल से कर देंगे, ऐसे ही प्लस करेंगे। फिर दूसरा आइटम क्या है हमारा हाइड्रोजन, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं 5 प्लस लगाएंगे और ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऐसे ही हाइड्रोजन का 1, इन सबको जोड़ दिया तो 46 आ गया था। तो अणुभार कितना आ गया 46। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा
तो ये जाएगा 2 बार। तो हमारा विलय के मूलों की संख्या कितनी आई थी? 4। और विलायक के मूलों की संख्या कितनी आ गई है? विलायक के मूलों की संख्या कितनी आ गई है? 2। तो अब हमें इसे फॉर्मूले में रखना है, तो हमें XA और XB आराम से मिल जाएंगे। तो देखो इसे हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला